नमस्कार। नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे अहम विषय पर बात करने वाले हैं, एकता और समरसता। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसे विचार हैं जो हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करते हैं। सही कहा। ये वेदांत दर्शन की एक महत्वपूर्ण देन है और हमें दिखाते हैं कि जीवन के जो गूढ़ सत्य हैं वो शायद उतने जटिल ना हो। हाँ, शायद वो हमारे काफी करीब हो। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन प्राचीन शिक्षाओं को समझें और देखें कि आज के जीवन में ये कितनी प्रासंगिक है। बिल्कुल। उपनिषदों का जो ज्ञान है वो हमें वाकई जीवन की गहरी सच्चाइयों तक ले जाता है। हाँ, और आज जिस खास पहलू पर हम ध्यान दे रहे हैं उसका मूल संदेश ही एकता का है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इसे थोड़ा खोलते हैं। ये जो बुनियादी विचार है कि सभी जीव जंतु, प्रकृति के सारे तत्व सब एक ही परम सत्य से, एक ही स्रोत से निकले हैं। हाँ, जिसे ब्रह्म कहा गया है। तो ये हमें सिखाता है कि हम खुद को दूसरों से अलग ना समझें। मतलब ये जो मैं और तुम का भेद है। हाँ, कि उसे कम किया जाए, पूरी सृष्टि को एक परिवार की तरह देखें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना वो शायद मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दर्शन एक तरह की सार्वभौमिक चेतना की बात करता है। सार्वभौमिक चेतना मतलब एक ऐसी कॉन्शियसनेस, एक ऐसी ऊर्जा जो सब में मौजूद है, वही हमें जोड़ती है। अच्छा, तो ये जो अलगाव हम महसूस करते हैं वो शायद एक भ्रम है। कह सकते हैं, या शायद सतरे की सच्चाई है, गहराई की नहीं। ये चेतना ही है जो हमें जोड़ती है और वो जो अकेलेपन का भाव है उसे मिटाती है। और यहाँ बात और भी कह सकते हैं दिलचस्प हो जाती है जब ये कहा जाता है कि आत्मा यानी हमारी अपनी चेतना, हाँ, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और ब्रह्म यानी वो परम सत्य, वो एक ही है, अलग नहीं है। बिल्कुल। तत्वम असि, तुम वही हो, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। अगर मैं और वो परम सत्य एक ही हैं, तो फिर सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि जब हम अपने अंदर की उस आत्मा को पहचानते हैं गहराई से, हाँ, तो हमें ये समझ आने लगता है कि वो उस परम ब्रह्म से अलग है ही नहीं, वो उसी का हिस्सा है, उसी का रूप है। और इस ज्ञान से, इस एहसास से क्या होता है? इसी एहसास से, इसी ज्ञान से सबके प्रति एक स्वाभाविक प्रेम, एक करुणा और एकता की भावना जगती है। मतलब नफरत, जलन, गुस्सा ये सब कम होने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उनका आधार ही खत्म हो जाता है। अगर सब एक ही है तो किससे नफरत, किससे जलन? आत्मज्ञान का असली मतलब ही इस एकता को महसूस करना है, और इसी से सच्ची शांति मिलती है। अंदर की उथल-पुथल शांत होती है। ये तो हुई अंदर की आध्यात्मिक एकता की बात, लेकिन क्या ये दर्शन सिर्फ यहीं तक सीमित है, या इसका समाज पर भी कोई असर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब व्यक्तिगत साधना या मोक्ष की बात नहीं करता। सामाजिक समरसता पर भी इसका बहुत जोर है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप सच में ये मानने लगते हैं कि सब में एक ही तत्व है, एक ही चेतना है, हाँ, तो फिर ये जो बाहरी भेद हैं, जाति, वर्ण, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ये सब गौण हो जाते हैं। मतलब उनका महत्व कम हो जाता है। तो ये हमें एक तरह से ज्यादा सहिष्णु, ज्यादा स्वीकार करने वाला बनाता है। बिल्कुल। ये हमें इन भेदों से ऊपर उठकर सभी इंसानों के बीच मेलजोल, सहयोग और सहिष्णुता का संदेश देता है। झगड़े की बजाय बातचीत, नफरत की बजाय समझ। ये तो आज के समाज के लिए बहुत जरूरी सीख है। हाँ, बहुत ज्यादा। एक ऐसे समाज की कल्पना जहां लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझें। और क्या ये दायरा सिर्फ इंसानों तक ही है, या फिर प्रकृति, पर्यावरण, उसको भी इसमें शामिल किया गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल शामिल किया गया है। अच्छा, ये दर्शन बहुत व्यापक है। ये सिखाता है कि ये जो एकता का भाव है, ये सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के साथ होना चाहिए। पेड़, पौधे, जानवर, नदियां, सबके साथ। सबके साथ, क्योंकि वो भी तो उसी एक परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति हैं जिससे हम बने हैं। वो हमसे अलग थोड़ी हैं। सही कहा, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल। इसलिए ये सब हमारे सम्मान और देखभाल के हकदार हैं। प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसके साथ एक तालमेल बिठाकर जीना, ये सोच इसी एकात्म दृष्टि से पैदा होती है। तो मतलब पर्यावरण की सुरक्षा भी इसी एकता के भाव से जुड़ी है। हाँ, सीधे तौर पर। जब आप पेड़ में भी वही चेतना देखते हैं जो आप में है, तो आप उसे काटेंगे नहीं,
उसे बचाएंगे। ये तो बहुत गहरी बात है। तो कुल मिलाकर आज के समय में जब हम इतनी तरह की फूड देखते हैं, इतना टकराव है दुनिया में। हाँ, चाहे वो देशों के बीच हो, समुदायों के बीच, या आजकल तो परिवारों में भी। सही कहा। ऐसे में ये प्राचीन शिक्षाएं कितनी कितनी प्रासंगिक लगती हैं। ये हमें बार बार याद दिलाती हैं कि देखो, ऊपर ऊपर के अंतरों के बावजूद गहराई में हम सब एक ही बड़े परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उपनिषद का संदेश यही है कि जीवन में सच्ची शांति, सच्ची समृद्धि और संतोष तभी आता है जब हम इस एकता और समरसता के रास्ते पर चलते हैं। मतलब ये जो भिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उसे एक समस्या की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे जीवन की सुंदरता की तरह देखना और सबके प्रति मन में प्रेम और सम्मान रखना, यही असली संपत्ति है, असली दौलत है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम इस एकता की भावना को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर इंटेलेक्चुअली समझे ही नहीं, बल्कि अपने रोज के व्यवहार में, अपने एक्शन में कैसे उतारें। सही। तो हमने देखा कि ये प्राचीन ज्ञान हमें जुड़ाव, आपसी प्रेम और एक तरह से विश्व बंधुत्व का कितना गहरा और सुंदर संदेश देता है। हाँ, और ये सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि एक बेहतर, शांत समाज और दुनिया बनाने के लिए भी एक मार्गदर्शक की तरह है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, एक सवाल सोचने के लिए कि इस एकता को केवल जानना काफी नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय रूप से अनुभव कैसे किया जा सकता है। अनुभव करना। हाँ, वो कौन से छोटे छोटे व्यवहारिक कदम हो सकते हैं जो हम उठा सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ और इस पूरी प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव सिर्फ एक किताबी विचार न रहकर एक जीती जागती सच्चाई बन जाए। क्या बात है। इसी गहरे सवाल के साथ आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। ओम एकत्वायो नमः।